बैक स्टूडेंट्स। हमने कल की वीडियो में पढ़ा था फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें क्यों चाहिए होते, किस लिए जरूरी होते। हमने ये चीज पढ़ी थी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या क्या फायदा है, कि वो जनरल गाइडलाइंस होते हैं, कंटिजेंट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और डिपेंड होते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे। आज हम पढ़ रहे हैं कि हमें किस लिए इनको यूज करना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है हमारे रिसोर्सेस का, यानी कि ये हमारे वेस्टेज जो है वो रिड्यूस करते हैं। ये करना चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज की वेस्टेज है वो कम से कम हो। दूसरा पॉइंट होता है साइंटिफिक डिसीजंस। इसका मतलब ये है कि ये वो डिसीजंस लेना चाहते हैं जो कि एकदम फ्री हो बायसनेस से, यानी कि किसी के फेवरिज्म में करके हम कोई डिसीजन ना ले। जैसे कि एग्जांपल था फेयर रेम्यूनरेशन का। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि एम्प्लॉइज को एकदम जस्ट सैलरी देनी चाहिए, यानी कि जितना वो डिजर्व करते हैं उतनी सैलरी उनको मिलनी चाहिए। तीसरी चीज ये है कि सोसाइटी के बेनिफिट में हेल्प करने की कोशिश करता है, मतलब ये चाहते हैं कि हम सोसाइटी का वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा करें। फोर्थ पॉइंट वाज दिस कि जैसे हमारे चेंजिंग एनवायरनमेंट हो रहा है वैसे ही एनवायरनमेंट हमारी पॉलिसीज में भी चेंजेस आए हमारे एनवायरनमेंट से मिलते जुलते। अब पहला क्या पढ़ा था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो हमारे रिसोर्सेज का, यानी कि फुल्ली यूटिलाइजेशन हमारे रिसोर्सेज का। दूसरा हमने पढ़ा साइंटिफिक डिसीजंस, यानी कि ये वो डिसीजन आता है जो कि बायसनेस से एकदम फ्री हो। फिर तीसरा हमने पढ़ा कि वो हेल्प करता है कि सोसाइटी के डेवलपमेंट में हो। अगर आपको याद हो तो हमने मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा था इसी कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद चौथा था चेंजिंग एनवायरनमेंट के होते होते, वैसे ही एनवायरनमेंट के चेंज होते होते हमारी पॉलिसीज में भी चेंजेस आने चाहिए जिससे कि हम नई से नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सके। उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो है कि ये रियलिटी फेस कराने में हेल्प करता है, जिसको हम लिखते हैं प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। यानी उनकी नॉलेज, उनकी एबिलिटी, उनकी अंडरस्टैंडिंग मैनेजरियल सिचुएशंस को लेकर बढ़े और वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाए। हर ये ना हो कि वो रियलिटी जो इमेजिन कर रहे हैं उनकी जो रियलिटी है वो एकदम ही डिफरेंट पेस पे हो। वो बस ये चाहते हैं कि वो ऐसे रियलिटी में आए कि हाँ एटलीस्ट दे कैन कोप अप विद दी सिचुएशंस। इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाए जाते हैं। आज उसके बाद हम अब जो पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि फ्योल्स के जो प्रिंसिपल्स थे वो कौन कौन से थे। फ्योल्स ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए थे और फ्योल को हम फादर ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। फ्योल को हम फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको ही फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट क्यों कहते हैं। हम इसको फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहला इंसान था जिसने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को ड्राइव करना शुरू किया था, एक्चुअली हिंट देना शुरू किया था। इसके 14 प्रिंसिपल्स जिसने ड्राइव करे थे। हम जो इन प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम प्रिंसिपल के नाम पढ़ेंगे कि एक्चुअली प्रिंसिपल है क्या, उसके बाद हम उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे हमारी सिचुएशन पे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे अगर हम उसको वायलेट करते हैं। तो आप अगर एग्जाम में भी लिख के आएंगे तो आप ऐसे ही लिख के आएंगे। बेसिकली एग्जामिनेशन में हमें जो आंसर करना होता है वो हमें इस तरीके से करना होता है कि एग्जामिनर पे हमारा अच्छा इंप्रेशन जाए। एग्जामिनर ये ना सोचे कि इस बच्चे को सिर्फ जितना पूछा है उतना ही समझ आया, दैट्स इट। नहीं, हमें उसको ये बिलीव कराना होता है कि हाँ हम लोगों को नॉलेज है पूरी। अब देखो पहला जो प्रिंसिपल है वो है
डिवीजन ऑफ वर्क। आपको अगर याद हो तो मैंने जब फीचर्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था डिवीजन ऑफ वर्क का। मतलब क्या होता है कि हम बेसिक एक काम को काफी सारे अलग अलग कामों में छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। और वो क्यों करते हैं? हम हर किसी को उसकी एफिशिएंसी या उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग काम देते हैं, जिससे कि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती थी ऑर्गेनाइजेशन की। और एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट होगा? उनको स्पेशलाइजेशन आएगी। मान लो कि अगर मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हूं और मेरे को जितना भी काम मिल रहा है वो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो एक दिन मैं इतना स्पेशलाइज्ड हो जाऊंगी उस वर्क में कि मेरे को कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड आप काम दे सकते हैं और मैं बहुत जल्दी उस काम को कर पाऊंगी। लेकिन अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं प्रोडक्शन वाले को फाइनेंस वाला काम दे दूंगी, क्या वो उतनी ही एफिशिएंसी से कर पाएगा? वो तो कितनी गलतियां करेगा, कितना कुछ होगा, हमें हर प्लेस पे उसको समझाना पड़ेगा। तो वो अवॉइड करने के लिए हम डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल को यूज करते हैं। तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हो गए कि वो स्पेशलाइजेशन बढ़ाएगा और हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। जब पॉजिटिव इफेक्ट्स ये हैं तो नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे कि एफिशिएंसी डिक्रीज होगी और लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन होगी। सिंपल समझ में आ गया सबको? अब दूसरा प्रिंसिपल क्या है? दूसरा प्रिंसिपल होता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। अथॉरिटी का मतलब होता है कि आई हैव द अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स टू यू, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आप उन ऑर्डर्स को पूरा करें। समझ में आया? अब अथॉरिटी दो तरीके से हो सकती है, एक होती है ऑफिशियल और एक होती है पर्सनल। जो ऑफिशियल वाली अथॉरिटी होती है उसका मतलब ये होता है कि आई हैव द राइट टू कमांड यू, और मैं अगर आपने काम नहीं किया तो आई हैव द राइट कि मैं आपको पनिशमेंट भी दे सकती हूँ। लेकिन पर्सनल अथॉरिटी का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल की अथॉरिटी एज अ मैनेजर, वो क्या है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऑर्डर्स को फॉलो करना है, दैट ही हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल कि उसको जो ऑर्डर दिया गया वो उसको पूरा करे। अब अगर हमारी अथॉरिटी डिफाइंड है तो हम कभी भी मिसयूज नहीं करेंगे उसका। हमें पता है कि हाँ हमें इतनी अथॉरिटी मिली, हमें उसका पूरा काम करना है। लेकिन अगर हम इसकी ये पॉजिटिव इफेक्ट्स लिख रहे हैं और यहाँ इसके नेगेटिव इफेक्ट्स, ठीक है। पॉजिटिव क्या है कि अथॉरिटी का मिसयूज नहीं होगा और बिना किसी डिले से हम डिसीजंस इजीली ले पाएंगे। नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा कि अगर हमने किसी भी सबऑर्डिनेट को ज्यादा अथॉरिटी दे दी तो वो श्योरली उसका मिसयूज करेगा, और अगर कम अथॉरिटी दे दी तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये थे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स। अब हमारा तीसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होगा? ये चीज तो हमने स्कूल में भी बहुत सुनी है कि मेंटेन द डेकोरम ऑफ द स्कूल, आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि ओबीडियंस हो रूल्स की। जो भी आप एंटरप्राइज में काम कर रहे हो, जिस भी एंटरप्राइज में आप हो, वहां पे ओबीडियंस होना चाहिए। अब फ्योल ये कहते हैं, फ्योल 3 चीजों पे एक्चुअली फोकस करता है अपना, और वो 3 चीजें क्या है हमारी कि अच्छे सुपीरियर्स होने चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर फेयर और क्लियर एग्रीमेंट्स होने चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि एट द एंड आकर हमें बॉस बोल दे कि हमारे एग्रीमेंट में ये सारी चीजें तो इम्प्लाइड थी, हमने लिखा नहीं तो इम्प्लाइड हो गई, तो इसका कोई मतलब थोड़ी ना होता है। ये है कि क्लियर होना चाहिए सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, और एकदम बायसनेस से फ्री होने चाहिए, दैट मींस फेयर होने चाहिए। तीसरा होता है कि जुडिशियस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज की। यानी कि ये ना हो कि अगर कोई बंदा है मैनेजर का खास
तो उसको तो आप पेनाल्टी नहीं लगा रहे हो, लेकिन जो हम लोग हैं उनको आप पेनाल्टी लगा रहे हो, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो फ्यूल ने इन 3 चीजों पे फोकस किया था बेसिकली। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रिंसिपल को डिफाइन करते हुए ये 3 चीजें याद रखनी है आप सबने। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या थे? पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे कि एक तो ओबीडियंस होगी, जब आप रूल्स मानोगे, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, कोई भी हार्मोनाइजिंग ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हार्मनी का लॉस हो रहा हो। दूसरी चीज ये है कि हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। अगर कभी बाय चांस आप एग्जाम्स में भूल जाओ ना कि इस प्रिंसिपल की वजह से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, तो ये ऐसा प्रिंसिपल है जो आप यूज कर सकते हो हर जगह। आलू होता है ना, हम हर सब्जी में उसको डाल सकते हैं, ऐसे ही इस पॉजिटिव इफेक्ट को हम हर प्रिंसिपल में डाल सकते हैं एज अ पॉजिटिव इफेक्ट। अब नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा कि हमारा अनपरफॉर्म्ड होगा वर्क, यानी कि जितनी एफिशिएंसी से हम काम कर सकते थे उतनी एफिशिएंसी से हम काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अनहेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट होगा जहां पे काम करना पसंद नहीं कर पाएंगे एम्प्लॉइज। एक डिससैटिस्फैक्शन रहेगा मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के बीच में। तो ये था हमारा तीसरा प्रिंसिपल फ्यूल का। अब बाकी के 11 प्रिंसिपल हम अगली क्लास में ऐसे करेंगे। मैं आपको एक साथ नहीं पढ़ाऊंगी, पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाऊंगी, जैसे कि 3 या 2 प्रिंसिपल एक दिन में, जिससे कि आप थोड़ी पढ़ते भी जाओ और रिवाइज करके नेक्स्ट डे अपना अगले क्लास का लेक्चर ले पाओ। That's all for today. Thank you. Do subscribe, like and share the video as much as you can. Thank you.